हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। हम कर रहे थे एचएन और एचएन में कर रहे थे यूनिट नंबर 4 रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। अभी कुछ जो है डिजीज कंडीशन रह गई हैं, इसके बाद 3 और शायद बची हुई हैं। ठीक है, तो अभी आपका संडे है और मंडे है, मेरी छुट्टी है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा उसको कंप्लीट कर लो। साथ में यूनिट सेकंड इंट्रा ऑपरेटिव ईयर में लास्ट 3 टॉपिक बचे हैं, उसको हम पीपीटी बेस्ड कर रहे हैं, तो पीपीटी बेस्ड ही करेंगे, ट्राई करेंगे। संडे और मंडे में मैं ट्राई करूंगा इतना कंप्लीट करने का, ट्राई करूंगा। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मैं कंप्लीट ही कर दूंगा, क्योंकि मेरे अभी एग्जाम चल रहे हैं, इस वजह से चीजें थोड़ी डिले हो रही हैं। बाकी और लोगों का कंटिन्यूसली चल रहा। बाकी आपकी साक्षी मैम है, कंटिन्यूसली जो भी थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट है, माइक्रोबायोलॉजी लगभग खत्म होने वाली है। ठीक है, यूनिट 3 चल रही है। माइक्रोबायोलॉजी में शायद 3 या 4 ही यूनिट है, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वो इन्फेक्शन कंट्रोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं ब्रोंकियोस्टैसिस। ठीक है, ब्रोंकियोस्टैसिस स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और क्या है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना और वहां पे आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने इसकी पीपीटी पहले बनाई थी, वो मैं वहां पे डाल दूंगा। तो वहां से जाके आप डाउनलोड करके प्रॉपर नोट्स ले सकते हो। और बाकी बहुत सारी प्रीवियस ईयर की एग्जाम के पेपर और बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स लाइक जो मेरे पास रहती हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ता रहता हूँ, तो विजन की, सीवीएस की, ठीक है, जो जरूरत की है वही मैं डालता हूँ अपने चैनल पे। इधर उधर की कोई बकवास बुक नहीं डालता हूँ। ठीक है, तो इसलिए ज्वाइन कर लो उसको, तुम्हारा ही बेनिफिट रहेगा उसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रोंकियोस्टैसिस। ब्रोंकियोस्टैसिस होता क्या, कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पल्मोनरी जो ब्रोंकियल होती है वो क्या होता है, एबनॉर्मल डायलेशन हो जाता है। जो इलास्टिन फाइबर होते हैं क्या करते हैं, वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर जाते हैं और डायलेट होने के बाद फिर अपने जो कंडीशन है, रिवर्स कंडीशन में नहीं आते हैं, डायलेट ही रह जाते हैं। जब डायलेट रह जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें बहुत सारा म्यूकस की पूलिंग होने लगती है। मतलब क्या, बहुत ज्यादा म्यूकस इकट्ठा होने लगते हैं। जब म्यूकस इकट्ठा होने लगता है तो वहां पे क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रोंकियाई आपकी डैमेज हो जाती है। बस और कुछ नहीं होता ब्रोंकियोस्टैसिस। ठीक है, और इसके बहुत सारे रीजन है, बट सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको डेफिनेशन एक बार बता देता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इट इज ए क्रोनिक इरिवर्सिबल। क्या है, क्रोनिक इरिवर्सिबल डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकियल वॉल। क्या, डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल वॉल, मतलब डायलेट हो रही है और क्या हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है। और क्या, रिजल्टिंग फ्रॉम द रिकरेंट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई। क्या होगा, जब उसमें क्या हो जाए, बहुत सारा म्यूकस की इस पुलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा म्यूकस क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाएगा। तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस तो ग्रोथ करेंगे ही ग्रोथ करेंगे। जब ग्रोथ करेंगे तो एबनॉर्मल इन्फेक्शन होगा। जब इन्फेक्शन होगा तो बॉडी क्या करती है, उस जगह पे अपना सिम्टम शो करने के लिए इन्फ्लामेशन करती है, रेडनेस करती है, फीवर आते हैं, ये सबको भी पता है। ठीक है, तो क्या करती है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियाई हो जाता है वहां पे। इसके बाद क्या होता है, इट्स लीड टू द एबनॉर्मल वेडनिंग। वेडनिंग मतलब क्या होता है, डायलेशन मतलब क्या होता है, ये आपका विड्थ जो है इसकी बढ़ जाती है, एबनॉर्मली बढ़ जाती है, ऑफ द ब्रोंकाई, म्यूकस एक्यूमुलेशन एंड इम्पेयर्ड क्लियरेंस कॉजिंग परसिस्टेंट कफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, मैंने पहले बता दिया ना, ब्रोंकियल म्यूकस एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन होगा, और क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड क्लियरेंस हो जाएगा पूरी तरीके से। जब वो डायलेटेड ही रह जा रही है तो वहां तो कुछ ना कुछ अमाउंट में कभी कभी कफिंग होगी, तो स्पूटम तो बाहर आएगा, बट क्या पूरा बाहर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वहां पे रह ही जाएगा, क्योंकि वो वापस से अपने नॉर्मल स्टेज में नहीं आ रही है। ठीक है, ये क्या होता है, आपके ब्रोंकियोस्टैसिस होती है। अगर आपको यहाँ पे एचएन में एक अच्छी बात है मैं बता दूं, अगर आपको डिफिनीशन पता है ना, तो मैं लास्ट में एग्जाम से पहले बता दूंगा कुछ ट्रिक्स हैं, कि अगर आप क्वेश्चन नहीं भी आता होगा, बस हर जो डिजीज कंडीशन उसका एक की पॉइंट याद रखना, वो डिजीज कंडीशन में होता क्या। अभी तो मान लो ये आइटिस वाली ब्रोंकियोस्टैसिस वाली चल रही है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, बट अभी और चैप्टर लाइक कार्डियो वाला तुम्हारा चैप्टर है, न्यूरो वाला चैप्टर है, इनमें चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, थोड़ा सा टर्म अलग हो जाएंगे वहां पे। तो क्या होगा कि वहां पे एक दो की पॉइंट होते हैं, बस उसको याद रखना। उसके बाद तुम इटियोलॉजी भी लिख लोगे, साइन एंड सिम्टम भी लिख लोगे, पैथोफिजियोलॉजी भी बना लोगे, मैनेजमेंट भी लिख लोगे। ये मैं बाद में बताऊंगा, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये हमारी हो गई क्या, डिफिनीशन। इसके बाद हम अगर इटियोलॉजी की बात करें, सबसे पहले इन्फेक्शियस कॉजेज क्या है इसकी। इन्फेक्शियस कॉजेज की अगर बात करें तो इसमें रिकरेंट सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, जिसको क्या क्या रीजन हो सकते हैं, निमोनिया बार बार हो रहा है किसी को, ठीक है, इम्यूनिटी उसकी वीक है, निमोनिया होगा ही, ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है किसी को, ठीक है, काफी लॉन्ग टाइम से ट्यूबरक्लोसिस हो गया, फिर ठीक हो गया, फिर उसके बाद रिकरेंट ट्यूबरक्लोसिस हो रहा, तो
अपने आप ब्रोंकिया क्या हो जाएगी, आपकी डैमेज हो जाएगी, डायलेटेड ही रहेगी। और क्या मीजल्स हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, ये तुम्हारे क्या रिस्पायरेटरी डिजीज हैं, ये अगर कंटिन्यूसली बार बार हो रहे हैं तो ब्रोंकियोस्टेसिस होना नॉर्मल है। ठीक है, इसके बाद वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फ्लुएंजा और क्या आपका एडिनो वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो होता है जस्ट लाइक कॉमन कोल्ड होता है। ठीक है, तो उसमें क्या, अगर बार बार आपको कॉमन कोल्ड हो रहा है, किसी को जैसे सर्दियां आती है वैसे नाक बहना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको भी होने के चांसेस ये रहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिकल कॉजेज। ऑब्स्ट्रक्टिकल कॉजेज कौन कौन से है, अब ट्यूमर हो गया मे बी। ठीक है, पहले तो छोटा भी एबनॉर्मल, उसमें क्या हो गया, मल्टीपल डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हो, एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए। अब उसका ब्रोंकिया क्या कर रहा है, वो बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जहां पे दबा रहा है वहां पे तो डायलेट नहीं हो रहा, बट उसके आगे या पीछे क्या हो जा रहा है, डायलेट हो जा रहा है, फिर वो अपने रिवर्सिबल स्टेज में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। फॉरेन बॉडी कोई वहां पे आ जाए, फॉरेन बॉडी पेनिट्रेट कर जाए, या फिर क्या हो जाए, म्यूकस का प्लग जाके वहां पे फंस जाए। ठीक है, रुका ही रहे, वो बाहर निकले ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी कफ सिरप हम ले लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, स्पूटम बाहर ही नहीं आता है। ठीक है, खांसी अचानक से स्पूटम बाहर आ रहा है, बहुत सारे कफ सिरप ऐसे मार्केट में अवेलेबल है, जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाके मेडिकल स्टोर से जनरली ले लेते हैं। ठीक है, जब मेडिकल स्टोर से ले वो तुरंत क्या होता है, स्पूटम प्रोडक्शन बंद हो जाता है पूरी तरीके से। ऐसा कह लेते हैं कि आपकी जो कफ है वो सूख गई। ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉर्मल प्लग फॉर्मेशन करता है और ब्रोंकाई में क्या होता है, वो जमा हो जाती है और निकलती ही नहीं, तब जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सीवियर हो जाती है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है आपको। और क्या है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा इसकी वजह से। ये तुम्हारे हो गए ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज हो गए। इसके बाद हम कंजेनाइटल या हेरिडिटरी कॉजेज के बारे में बात करेंगे। कंजेनाइटल कॉजेज की बात करें तो ये होता है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस है, और क्या प्राइमरी सिलियरी डाइकाइनेज होता है, और क्या है, इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर है। बहुत सारी इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर लाइक HIV है, एड्स हो गया। ठीक है, ए हेपेटाइटिस हो गया, एक क्या इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको पल्मोनरी डायलेशन हो सकता है या ब्रोंकियोस्टेसिस हो सकता है। इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी हम देखते हैं। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है 2 नंबर में डायरेक्टली पैथोफिजियोलॉजी पूछ लेता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, वैसे तो हम लिखते हैं ड्यू टू इटियोलॉजी यहाँ पे। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे रिकरेंट इन्फेक्शन लिख दिया, फिर भी ड्यू टू इटियोलॉजी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ड्यू टू इटियोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं, बाकी इटियोलॉजी समझ लेना तुम। रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, जब रिकरेंट में स्टोरी के फॉर्म में बताता हूँ हमेशा। ठीक है, जो लोग वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा। रिकरेंट इन्फेक्शन बार बार क्या होगा, किसी चीज का रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है। जब रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा, वहां पे इन्फ्लामेशन। अब ब्रोंकियल वाल, ब्रोंकियाई जो होती है उसकी वाल में क्या हो जाएगा, रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन करो, किसी चीज को बार बार जब ट्रिगर करोगे तो वहां पे रेडनेस होगी ही, इन्फ्लामेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, सेम चीज है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल वाल हो गया। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इलास्टिक एंड मस्कुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रोंकियल वाल। मतलब इलास्टिन जो फाइबर होता है वो क्या करता है, उसका काम क्या है कि आपका जो कोई भी टिश्यू है या फिर सेल है उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखना। जब वही डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसी में डिस्ट्रक्शन हो गया, तो उसने अपनी इलास्टिसिटी ही लूज कर दी, तो उसके बाद फिर कोई मतलब ही नहीं बचता। ठीक है, कि उसने इलास्टिसिटी लूज कर दी, अब किसी ने उसको जाके एक बार डायलेट कर दे तो अपने रिकरेंट पोजीशन में आ ही नहीं पाएगा। जब रिकरेंट पोजीशन में नहीं आएगा तो तो अब नॉर्मल चीजें, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ, वायरल ग्रोथ तो होगी होगी। जब वायरल ग्रोथ और बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा ही होगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, इसके बाद जब इलास्टिन लूज हो गई अपर मस्कुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्रोंकियल वाल, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई हो जाएगा। जब इलास्टिसिटी लूज कर गई परमानेंट डायलेशन तो हो ही जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पूलिंग ऑफ द म्यूकस इन द डायलेटेड ब्रोंकाई, पूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर बहुत सारा म्यूकस इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होगा और रिकरेंट इन्फेक्शन बार बार होगा। जब बैक्टीरियल ग्रोथ होगा तो रिकरेंट इन्फेक्शन होगा ही होगा। इसके बाद क्या होगा, फर्दर इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डैमेज हो जाएगा वहां का। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, क्रोनिक प्रोडक्शन ऑफ कफ, स्पूटम एंड हीमोस्टेसिस होगा। हीमोस्टेसिस मतलब होता है आपका कफ में ब्लड आना। ठीक है, ये क्या होता है, सीवियर ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में भी देखने को मिलता है। इसके बाद आपके साइन एंड सिम्टम एराइज हो गए। यहाँ पे साइन एंड सिम्टम देख के आप डिजीज कंडीशन एराइज लिख सकते हो यहाँ पे, या कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका पैथोफिजियोलॉजी। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं। रिकरेंट इन्फेक्शन होगा बार बार, उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल वॉल हो जाएगा, और क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिक एंड मस्कुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रोंकियल वॉल होगा। उसके बाद क्या होगा, परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पुलिंग ऑफ म्यूकस इन द डायलेटेड ब्रोंकाई। उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ, एंड जब बैक्टीरियल ग्रोथ होगा तो रिकरेंट इन्फेक्शन होगा। जब रिकरेंट इन्फेक्शन होगा बार बार तो फर्दर इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज हो जाएगा वहां का। उसके बाद क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ एंड स्पूटम और हीमोस्टेसिस होगा। ठीक है, हीमोस्टेसिस होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड, कफ में ब्लड। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और देखेंगे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, इसी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले क्या होगा, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ। मतलब क्या होगा, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ, मतलब क्रोनिक का मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कई सारी डिजीज कंडीशन में। क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम से क्या हो रहा है, प्रोडक्टिव कफ बनी रही। एक्यूट क्या होता है, कुछ टाइम के लिए रहती है फिर उसके बाद ठीक हो जाता है, बट ये क्या है, क्रोनिक। ठीक है, इसके बाद उसमें कफ में जो होगा फाउल स्मेलिंग स्पूटम होगा, मतलब उसमें स्मेल बहुत ज्यादा बेकार टाइप की आएगी, गंदी टाइप की आएगी। और क्या होगा, डिस्निया होगा, जब बहुत ज्यादा कफ का प्रोडक्शन हो रहा है, ब्रोंकाई तुम्हारी प्रॉपर वापस से नहीं रिडायलेट हो रही है, तो क्या होगा, वहां पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी ही होगी, मतलब डिफिकल्टी होगी सांस लेने में। ठीक है, ऐसा लगेगा कि सांस पूरा मतलब जो है ले ही नहीं पा रहे, बार बार सांस लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसा लगेगा ऑक्सीजन सफिशिएंट लंग्स में जा ही नहीं रहा है। तो ये हो गया आपका डिस्निया। इसके बाद क्या है, विजनिंग एंड क्रैकल साउंड सुनाई देगा ऑस्कल्टेशन करने पे। ठीक है, विजनिंग एंड क्रैकल साउंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या वाइवा में पूछा जाएगा तो तुमसे हमेशा एग्जामिनर ये चीज सुनना चाहेगा। हमेशा तुमसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि अगर तुम उसको ऑस्कल्टेट करोगे तो कौन सा साउंड सुनने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही तुमको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में और यहाँ पे ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और क्या आपको देखने को मिलेगा, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स देखने को मिलेगा, मतलब फिंगर्स जो है ऊपर आपके ये ऐसे ऊपर साइड आ जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई अगर वहाँ इमेज मिल गई तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्लबिंग ऑफ फिंगर देखने को मिलती है जनरली जो किडनी डैमेज पेशेंट में देखने को मिलती है। जैसे किडनी डैमेज स्टार्ट होती है तो सबसे ज्यादा वहां पे देखने को मिलती है, बट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद क्या होगा, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन होगा, और क्या होगा, फटीग रहेगी, मतलब क्या टायर्डनेस रहेगी, थका थका रहेगा, मलेशिया रहेगी, और क्या वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, फीवर होगा, और ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन। अब एक्यूट इन्फेक्शन हो रहा है या क्रोनिक इन्फेक्शन हो रहा है, बॉडी क्या हो रही है, जब भी कोई बॉडी में फॉरेन ऑर्गेनिज्म अंदर जाता है, इंटर करता है, तो बॉडी इसका सिम्टम शो करने के लिए खुद का टेम्परेचर बढ़ाती है। ठीक है, तो वो तो फीवर तो रहेगा, और हर डिजीज कंडीशन में ये लिख सकते हो। ठीक है, और वेट लॉस क्यों होगा, वेट लॉस इसलिए होगा क्योंकि जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, बार बार कफिंग होगी, म्यूकस प्रोडक्शन होगा, तो उसका खाने का मन नहीं करेगा, पानी पीने का मन नहीं करेगा, तो वेट लॉस होगा ही ना। ठीक है, एक कॉमन सी बात है, इसका कॉमन सेंस है। इसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, जब भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखोगे, कहीं भी लिखोगे, हमेशा सबसे पहले तुमको लिखना कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, और दूसरे नंबर पर लिखना आपको फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद स्पेसिफिक डायग्नोसिस पे जाओगे हमेशा। ठीक, हर डिजीज कंडीशन की कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक होता ही होता, वो तुमको लिखना जरूरी है। इसमें क्या होगा, चेस्ट एक्सरे करवाओगे, चेस्ट एक्सरे करवाओगे तुमको यहाँ पे रिंग शैडो देखने को मिलेगी। जो एक्सरे होगा उसमें क्या होगा, इस टाइप का कुछ शैडो देखने को मिलेगी। ठीक है, रिंग टाइप में शैडो देखने को मिलेगी। और क्या होगा, सीटी स्कैन करवाओगे। ठीक है, कई बार होता है कि एक्सरे करवाने पे क्लियर इमेज नहीं होती, बट सीटी करवाते हैं तो उसका हमको पता चलता है, क्लियर इमेज देखते हैं। ठीक है, स्पूटम कल्चर कराओगे, क्रोनिक है तो स्पूटम तो कल्चर कराना ही कराना है। ये चेक करना कहीं कोई और डिजीज कंडीशन तो नहीं है, बैक्टीरिया है कौन सा, किस टाइप का बैक्टीरिया है, तो किस टाइप का बैक्टीरिया है तो उसके लिए हमको किस टाइप की एंटीबायोटिक चलानी है, इसके लिए हम स्पूटम कल्चर करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद पीएफटी यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, और क्या कराएंगे, ब्रोंकियोस्कोपी करवाएंगे, सीबीसी करवाएंगे जिसमें आपको ल्यूकोसाइड का लेवल बढ़ा देखने को मिलेगा। और क्या, स्वीट क्लोराइड टेस्ट करवाते हैं, जनरली क्या करवाते हैं हम बच्चों में करवाते हैं, चेक करने के लिए सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, इसके बाद क्या, फिर मेडिकल मैनेजमेंट। इसका मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, उसमें हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें, तो इसमें सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक देंगे। मैंने पहले ही बोल दिया, बेस्ड ऑन स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर हम इसीलिए करवाते हैं, कौन सी एंटीबायोटिक सफिशियंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग देते हैं। एंटीबायोटिक में आपकी एमॉक्सिसिलिन, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं।
ठीक है। इसके अलावा हम क्या देते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर्स देखते हैं। ब्रोंकियोडायलेटर में आपका साल्ब्यूटामॉल आएगा और थियोफाइलिन आएगी, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स और म्यूकोलाइटिक्स, इसमें आपका एब्रोक्सिसोल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद और क्या है, एस्टिलसिस्टीन देखने को मिलेगा आपको, जो कि देते हैं पेशेंट को। और क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है आपका, जितने भी स्टेरॉइड है आपका, डेक्सामेथासोन है, ठीक है, इस टाइप के जितने भी स्टेरॉइड हो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए देते हैं। और क्या, वैक्सीनेशन करवाएंगे, ठीक है, पहले ही बचपन में ही इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन देंगे पेशेंट को, मतलब देंगे बचपन से, जिससे हमको क्या हो सके, इस टाइप की सीवियर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम से बचा जा सके, ठीक है। इसके अलावा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ जो है एक्सरसाइज है, इसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर होता है आपसे नॉन फार्माकोलॉजिकल पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले चेस्ट एक्सरे, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाएंगे, ठीक है। चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाएंगे, जिससे क्या हो जाए कि म्यूकस जो है थोड़ा सा लूज हो जाए और प्रॉपर्ली बाहर आ सके, इसलिए चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाते हैं। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपका 3 बॉल स्पायरोमीटर जो होता है, आपने देखा होगा, बॉल को ऊपर उठाते हैं नीचे करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और क्या, हाइड्रेशन देंगे, क्योंकि जब कफ का प्रोडक्शन हो रहा है तो पेशेंट क्या करता है कि पानी पीने का उसका मन नहीं करता बिल्कुल भी। जब पानी पी नहीं पिएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और वैसे भी फ्लूइड बाहर आ रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हमको उसको डिहाइड्रेटेड रखना है। और डिस्निया हो रहा था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही थी, तो उसको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, तो हमको क्या रखना है, उस पेशेंट को ऑक्सीजन पे रखना है अगर जरूरी है तो, अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, ठीक है। इसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं अगर कुछ होता है। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे इसका। इसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे। इसका सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा है, ठीक है, बहुत ज्यादा रेयर केस में करते हैं इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। वैसे कोई भी सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है, मेडिकल मैनेजमेंट ही है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, सेगमेंटल और लोबर सेक्शन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अफेक्टेड पार्ट जो होता है उसको क्या करते हैं, केवल रिमूव कर देते हैं बस। वो भी हमेशा नहीं करते, बहुत ज्यादा सीवियरिटी पहुंच जाता है तभी करते हैं। इसके बाद क्या है, निमोनेक्टोमी, ठीक है। निमोनेक्टोमी जो होता है उसमें कंप्लीट लंग रिमूवल होता है, बट ये बहुत ज्यादा रेयर होता है, ठीक है, बहुत ही रेयर करते हैं। कंप्लीट लंग्स को रिमूव करना मतलब इतना इजी नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो क्या करते हैं, बहुत ही रेयरली करते हैं, ये कोई सही सर्जिकल मैनेजमेंट इसका नहीं है। बाकी ये 2 चीजें थी तो मैंने इसके बारे में बता दिया। इसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में मेनली हम डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो आपकी HN है यहाँ पे डायग्नोसिस ही पूछी जाती है। मतलब आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना होगा, जब आपको डायग्नोसिस पता होगा तभी आप नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हो, ठीक है। वैसे अगर किसी स्टूडेंट को नर्सिंग केयर प्लान बनाना नहीं आता है तो अभी आपकी जो साक्षी मैम है उन्होंने नर्सिंग फाउंडेशन में नर्सिंग प्रोसेस पूरा अच्छे से बता रखा है किस टाइप से आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, ठीक है। तो वहां से जाके आप वो वीडियो प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपसे नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस पता, नर्सिंग केयर प्लान इजीली बन जाता है, ठीक है। मैं तो बना लेता हूँ अगर मुझे डायग्नोसिस पता है। बाकी अगर तुमको नहीं आता तो एक बार वो वाला जाके वीडियो देखो, उसका नर्सिंग केयर प्लान बनाना सीख जाओगे तुम भी। अगर तुमको नहीं आता, वैसे तो 3rd सेमेस्टर में आ गए हो और अभी इतना टाइम हो गया तो अब तक तो आ गया ही होगा। सबसे पहले क्या प्रायोरिटीज कैसे करेंगे, प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले देखना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या, मेन प्रॉब्लम क्या है पेशेंट की, ठीक है। अगर रिस्पायरेटरी से रिलेटेड है, सबसे पहले ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी तो उसी को आपको मैनेज करना। उसके बाद और सारी चीजें आती हैं। ऐसी डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तुमको सोचना है सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ठीक है। लाइक एक इमेजिनेशन, ठीक है, तुमको इमेजिन करना पेशेंट को सबसे ज्यादा उसको किस चीज से प्रॉब्लम होगी। हमेशा अगर एक इमेजिनेशन करके सोचोगे तो हमेशा तुमको कहीं ना कहीं तुमको उस चीज का मैनेजमेंट अपने आप मिल जाएगा, कहीं दूसरे के पास जाना भी नहीं पड़ेगा पूछने के लिए, ठीक है। ये मेरी खुद की मतलब ऐसी है कि मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, थोड़ी देर बाद उस टॉपिक को अगर सोचता हूँ मुझे कहीं ना कहीं उसका रिजोल्यूशन मिल जाता है, मतलब सोल्यूशन मिल जाता है उसका, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव स्पूटम प्रोडक्शन। एक्सेसिव स्पूटम प्रोडक्शन मतलब क्या है, आप सबसे पहले तुमको क्या किस चीज पे ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा एक्सेसिव स्पूटम प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हमको ठीक करना है, ठीक है। अब उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एंटीबायोटिक दे सकते हो, एक्सपोर्टेरेक्ट दे सकते हो, म्यूकोलाइटिक, सिंपल सा समझो, ठीक है। प्रोनाउंसिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे, सॉरी, ठीक है। तो म्यूकोलाइटिस दे सकते हो उसको। और क्या है, उसके बाद फिर इम्पियर्ड गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा रिलेटेड टू द वेंटिलेशन,
परफ्यूजन इम्बैलेंस की वजह से, ठीक है। इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज, मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ना तो अंदर ठीक से जा पाएगी ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ पाएगी ठीक से, ठीक है। इसको हम इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज बोलते हैं। इसके बाद रिस्क फॉर द इन्फेक्शन रिलेटेड टू द रिटेन्ड सिक्रीशन, रिटेन्ड कंटिन्यूसली सिक्रीशन हो रहा है तो क्या होगा, तुमको रिस्क रहेगा रिकरेंट इन्फेक्शन का। इसके बाद क्या है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू द फटीग एंड डिस्निया। अब सांस लेने में दिक्कत हो रही, पेशेंट जैसे ही उठेगा, ठीक है, बेड से उठा, थोड़ी दूर चला, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो कहीं जाएगा नहीं, एक जगह लेटा रहेगा। और वेट लॉस हो रहा तो वीकनेस होगी और फटीग टायर्डनेस रहेगी तो एक ही जगह पड़ा रहेगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो जाएगा उसको। और क्या है, लास्ट में डिफिशियंट नॉलेज रिगार्डिंग डिजीज मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उसको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डिफिशियंट नॉलेज। फिर क्या है, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, स्ट्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। बाकी तीन जिसकी तुमको केयर प्लान बनाना है वो प्रॉपर प्रायोरिटी वाइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रहा ब्रोंकोस्टैक्सिस, ठीक है। ब्रोंकोस्टैक्सिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें अभी भी किसी को कोई चीज ना समझ में आ रहा हो डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से तुमको इसकी पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दिया करो और अपने बैचमेट के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे एक जगह पे मिल जाएगा, तुमको कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है इधर उधर, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।